हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लिवरेज एनालिसिस। हम लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि लिवरेज होता क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ हम इसमें कवर करेंगे लिवरेज के बारे में। सो हम इसके स्टार्टिंग मीनिंग से करते हैं कि लिवरेज होता क्या है। अगर हम एक मीनिंग में अगर हम ये देखें कि लिवरेज को, दैट इज़ ए रिस्क। कि लिवरेज क्या होता है? लिवरेज एक क्या है? रिस्क है। हम रिस्क के साथ इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग देखते हैं लिवरेज का क्या कहते हैं। लिवरेज का हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए फर्म्स की एबिलिटी, कि फर्म्स के पास कितनी एबिलिटी है कि वो यूज़ कर सकता है अपनी फिक्स कॉस्ट एसेट्स का और फंड्स का टू मैग्नीफाई द रिटर्न टू इट्स ओनर। मतलब कि वो अपनी फिक्स कॉस्ट का कितने अच्छे से यूज़ करेगा, ठीक है, ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो तो आए कम और रिटर्न जो है उसे ज़्यादा मिले। Employment of an assets or funds for which the firm pay fixed costs or fixed return. Leverage जो है एक एम्प्लॉयमेंट है ऑफ फिक्स एसेट्स और फंड फॉर विच एक फर्म हैज़ टू मेट फिक्स कॉस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन irrespective of the level of activities or the level of operating profits. जब एक फर्म यूज़ करती है फिक्स एसेट्स का तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। सिमिलरली जब एक फर्म जो है यूज़ करती है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इन इट्स उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो रिक्वायर करती है पे फिक्स कॉस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किसका रिजल्ट होता है? फाइनेंशियल कॉस्ट का होता है। हायर डिग्री लिवरेज, हायर रिस्क, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, वैसे वर्सा। मतलब इसने क्या कहा है? इसने सिंपल सा ये कहा है कि एक फर्म जो है अगर वो फिक्स एसेट्स का यूज़ कर रही है, ठीक है, अगर एक फर्म फिक्स एसेट्स का यूज़ करती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिक्स एसेट का अगर यूज़ कर रही है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे पास फिक्स एसेट्स क्या हो गई, जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है वो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी हो गई। जब हम प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर करने के लिए तो हम प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर एक फर्म जो है वो यूज़ करती है डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस को रेज करती है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए जो वो फाइनेंस को रेज करती है, ठीक है, जैसे उसने डेप्ट से उठाती है अगर वो फाइनेंस को, तो वहाँ पे उसे क्या देनी पड़ती है? इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ती है। दैट इज़ उसकी क्या है? एक फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट उसे पे करनी पड़ती है ना। ये क्या होगी? आपके पास फाइनेंशियल कॉस्ट आ गई, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है। तो यही कहता है जितनी आपकी लिवरेज जो है, जितनी आपकी ज़्यादा होगी, आपका रिस्क जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिवरेज किससे रिलेट हो गया? रिस्क से रिलेट हो गया। और जितना आपका रिस्क ज़्यादा आप लोगे उतना ही आपको जो रिटर्न है वो भी आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा ही मिलेगा। रिस्क ज़्यादा होगा तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। लिवरेज जो है वो फेवरेबल भी होता है और अनफेवरेबल भी होता है फिक्स कॉस्ट के साथ, और रिटर्न हैज़ टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। आपको रिटर्न किसके रूप में पे करना पड़ता है कि आपने कितना अपनी सेल की है, ठीक है। जो अमाउंट आएगी उस सच कॉस्ट की, आपका जो रिटर्न है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है उसके प्रॉफिट्स की, जो कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास जो लिवरेज है, ठीक है, लिवरेज जो है वो फेवरेबल भी होता है
और आपका अनफेवरेबल भी हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि आप सेल करते हो, ठीक है, सेल की जो अमाउंट आएगी उसमें आप में वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हो, ठीक है, वो जो कंट्रीब्यूशन आपका निकल के आएगा उसमें आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हो। फिक्स कॉस्ट को माइनस करके आपके पास क्या आता है? EBIT आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अगर हम इसमें टैक्स को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारे पास EBT आ जाएगा। तो ये किस चीज़ की प्रोसेस को हम निकालते हैं? ये हम लिवरेज निकालने की हमारे पास प्रोसेस होती है। तो ये सिंपली वे में ये यही कहता है कि हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट और रिटर्न कि हम पेमेंट किस में करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सेल, कि हमने कितनी सेल की है। अगर हमारी सेल ज़्यादा हुई है और हमारी फिक्स कॉस्ट कम आई है, दैट इज़ ये हमारे पास सिचुएशन क्या है? फेवरेबल है। तो हम ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। कॉस्ट कम आ रही है, रिटर्न उन्हें ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हमारा बच गया ना। अगर हम लिवरेज की टर्म जनरल टर्म में समझें कि लिवरेज होता क्या है, तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में। मतलब एक रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच का, लिवरेज। इन फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल पर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल्स। दीज फाइनेंशियल वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी कॉस्ट आ सकती है, आपका आउटपुट, सेल्स का कितना रेवेन्यू हुआ है आपके पास, अर्निंग कितनी हुई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है। मतलब ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि लिवरेज क्या है। एक तरीके से लिवरेज आपके पास रिस्क से हम डिनोट करते हैं लिवरेज को, और लिवरेज जो है वो अगर आपका रेफर करें तो एक रिलेशनशिप बताता है टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। अगर हम फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की भी बात करेंगे। तो ये दो, एक ये वेरिएबल्स है, एक ये वेरिएबल्स है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये बताता है कौन? लिवरेज बताएगा। अगर हम टाइप की बात करें, लिवरेज के टाइप 3 टाइप्स होते हैं लिवरेज के। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड होता है फाइनेंशियल लिवरेज, और थर्ड होता है हमारे पास कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को जब दोनों को ही हम प्लस कर देते हैं, दैट इज ए कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेट होगा? डेब्ट से, इक्विटी से, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे? हम अपना प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फिर उसके हम सेल्स वगैरह करेंगे। तो ये आपके ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेट होगा। सो हम फर्स्ट देख लेते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो डिफाइन करता है कि फर्म्स की कितनी एबिलिटी है कि वो यूज़ करती है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को। मतलब एक फर्म जो है वो कितनी एबिलिटी से अपनी फिक्स कॉस्ट को जो है वो यूज़ कर रही है, कि कितनी वो फिक्स कॉस्ट को मतलब किस इफ़ेक्टिव मैनर में उसे यूज़ कर रही है, ठीक है, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो तो कम आएगी और उसका जो अर्निंग है, जो उसका रिटर्न है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो इसमें कहते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज जो एक टेंडेंसी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को वेरी डिसप्रोपोर्शनेट विद सेल्स, कि सेल्स अगर हमारे पास ज़्यादा है, सेल ज़्यादा हुई, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कम आई, ठीक है, तो हमारे पास तो प्रॉफिट ही होगा, कंट्रीब्यूशन में हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि एक फर्म जो है वो पे करती है फिक्स कॉस्ट को उसकी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या फिर सेल्स की। ऑपरेटिंग लिवरेज शो करती है रिलेशनशिप्स बिटवीन द चेंजेस इन सेल्स, कि क्या चेंज हुआ है
सेल्स में क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग इनकम में, आपके पास क्या चेंज हुआ है। 10 इसी प्रकार जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो भी इम्पैक्ट डालती है मेनली ऑन फिक्स्ड कॉस्ट पे एज ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट पे आपका क्या चला जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो रेंट है या एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, आपका चाहे आपने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है या बिल्कुल भी नहीं किया है, आपको रेंट देना ही देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप रेंट नहीं दोगे, कि आप उनकी कहोगे कि मैं तो जब प्रोडक्शन करूँगा तभी मैं रेंट दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप रेंट तो देना आपको पड़ेगा ही देना। आपकी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो भी आपको फिक्स देनी पड़ेगी, मतलब ये दो अमाउंट जो होती है वो फिक्स होती हैं, ठीक है। आपका इस पे अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, ऐसा तो है नहीं कि आप सैलरी ज़्यादा दे दोगे रेंट ज़्यादा दे दोगे, नहीं, एक अमाउंट में फिक्स दोगे। या फिर आपका प्रोडक्शन कम किया या फिर लो लेवल के किए, ज़ीरो लेवल का किया, दैट इज़ इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है आपके फिक्स कॉस्ट पर नहीं पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, ठीक है, तो आपकी सेल्स, ठीक है, आप सेल कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। प्रोडक्शन कम किया है, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात बताई गई है। और इसमें ऑफ कोर्स देयर विल बी नो ऑपरेटिंग लिवरेज, जहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है वहाँ पे कोई भी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। जहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज ही नहीं है वहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होगी। ओके, सो अभी हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपके पास कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है आपकी EBIT में डिवाइड बाय कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपकी सेल्स में। एक बार हम इसे बना लेते हैं। अगर हम पूरा लिवरेज का एक फॉर्मेट देखें तो लिवरेज का फॉर्मेट हमारे पास क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्स, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। हमारे पास क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आया। तो कंट्रीब्यूशन में से हम जब फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे उसमें से हमारे पास क्या निकल के आ गया, EBIT में जब हम माइनस करेंगे, EBIT आ गया हमारे पास। EBIT में जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट अगर हम इसमें घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, EBT बच जाएगी, यही बचेगी। ये बात करता है ऑपरेटिंग लिवरेज का। अगर हम फॉर्मूला देखें कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है EBIT में और उसका परसेंटेज चेंज हुआ आपके पास सेल्स में, ये बात करेगा। मतलब सिंपल सी बात करता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज की जो ये तो है आपका फॉर्मूला और ये है इसकी डिग्री। जब भी हम डिग्री करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो हम परसेंटेज में शो करते हैं। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय में EBIT। ओके, और डिग्री बताती है आपके पास, डिग्री में आपका इसी का जो है इस फॉर्मूले का रिवर्स हो जाता है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ आपके EBIT में और कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स मान लिया जाता है और परसेंटेज कितना चेंज हुआ है आपका सेल्स में। ओके, EBIT होते हैं आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है जब आपने टैक्स नहीं दिया है, टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है, ना इंटरेस्ट दिया है ना टैक्स पे किया है, ठीक है, तो आपकी कितनी अर्निंग हुई है। अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो जैसे हमारे पास सेल्स कितनी हुई है 50,000, ठीक है, हमारे पास सेल 50,000 हुई है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट
ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, जो कि हमने प्रोडक्शन करने से जो हमारी कॉस्ट आएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 2000, तो ये कितनी बची 48,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। हमें क्या चाहिए था, कंट्रीब्यूशन चाहिए था, तो ये आ गया हमारे पास 48,000 डिवाइड अपॉन में EBIT। EBIT निकालने के लिए हमें और आगे स्टेप लेना होगा। 48,000 जब हमारे पास क्या आ गया 48,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 5,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 43,000। ठीक है, मान लेते हैं, मान ली हमने फिक्स कॉस्ट इतनी। तो ये हमारे पास क्या आ गया EBIT निकल के आ गया। EBIT हमारे पास कितना निकल के आ गया 43,000। 48 डिवाइड बाय में 43, इसको काट दोगे कुछ ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे आप सोल्व करोगे। ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूला आपको गिवन है, इस तरीके से टेबल बना के आपको ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल लिवरेज पे। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, डिफाइन करती है एबिलिटी एक फर्म की कि आप यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज में आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस का यूज़ करते हैं। और वो फाइनेंशियल चार्जेस आपको कहाँ से आती हैं, आपकी जैसे कि आपने डेब्ट का यूज़ किया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का यूज़ किया है। ठीक है, आप क्या करोगे, इनकी कॉस्ट जो है वो कम से कम दे और रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, आप इस चीज़ में यूज़ करोगे। फाइनेंशियल लिवरेज किससे रिलेट करोगे आप, फाइनेंशियल कॉस्ट से, जो कि किसके होंगे, लॉन्ग टर्म्स के होंगे। और लॉन्ग टर्म के कौन से होते हैं हमारे पास, डेब्ट होता है और इक्विटी होती है, यही दो चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज का, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें फाइनेंशियल लिवरेज का, तो क्या होता है EBIT डिवाइड अपॉन में EBT होता है। ठीक है, ये गलत दे रखा है, EBIT डिवाइड अपॉन में EBT। EBT क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है, लेकिन टैक्स की पेमेंट अभी भी आपके पास क्या है, बाकी है। ठीक है, EBIT जब आप EBIT में जब आप इंटरेस्ट घटा देते हो तो ये आ जाते हैं आपके पास EBT। EBT में जब आप जो है टैक्स की पेमेंट करते हो तो आपके पास आता है EAT। ओके, तो हमारे पास EBIT, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमारे पास EBIT कितना आया था 43,000। ठीक है, अब 43,000 में से जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट घटा देंगे, दैट इज मीन्स कितना है 43,000 में से हमने घटा दी 1,500 रुपये घटा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 41,500। अब इसको जो निकालोगे दैट इज क्या मिल जाएगी आपके पास, फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में क्या आएगा, फाइनेंशियल लिवरेज प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज, दोनों लिवरेज का कम्बिनेशन आ जाएगा। इसमें लॉन्ग टर्म भी, डेब्ट्स वगैरह भी आ जाएंगे, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो चीज़ भी इसमें, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कहती है, ये कहती है एक फर्म जो है हैज़ लुक इनटू ओवरऑल रिस्क और ए टोटल रिस्क ऑफ द फर्म, कि एक फर्म का टोटल रिस्क क्या होगा, ऑपरेटिंग रिस्क भी और जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी इसमें जोड़ा जाता है। ये कंबाइन करता है ऑपरेटिंग रिस्क को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम,
कंबाइंड लिवरेज कहते हैं। कंबाइंड लिवरेज एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप्स बिटवीन रेवेन्यू के बीच में और अकाउंट ऑफ सेल्स और टैक्सेबल आपके पास कितनी इनकम हुई है उसके बीच का ये शो करता है। तो मतलब ये सिंपल सी बात कहता है कि आपका ऑपरेटिंग रिस्क कितना है, ठीक है, आपका फाइनेंशियल रिस्क कितना है, दोनों रिस्क को कंबाइन करके ये ओवरऑल आपके फर्म को कितना रिस्क हुआ है उसको डिनोट करता है क्या, कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज जो है अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा, हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला देखा था, मल्टीप्लाई कर दो किससे, फाइनेंशियल लिवरेज से। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या था हमारे पास, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय में EBIT, इसमें था हमारे पास EBIT डिवाइडेड अपॉन में क्या था, EBT था। ठीक है, EBIT से EBIT हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय में EBT। अगर हम डिग्रीज के परसेंटेज की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज EBT जो है EBT ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज चेंज कितना हुआ है EBT में, डिवाइड अपॉन में आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स होता है तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है सेल्स में। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास ये टैक्स ही होगी, आगे जाके ये टैक्स ही होगी क्योंकि इंटरेस्ट की तो आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई कितना होगा, फाइनेंशियल लिवरेज के। ठीक है, अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन से देखें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन था हमारे पास 48,000 एंड डिवाइड अपॉन में EBT हमारे पास कितना निकल के आया था, 41,500। तो इस तरीके से आप इसे भी निकाल लो, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया आपके पास कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होती है लिवरेज की, लिवरेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिवरेज एक फाइनेंस मैनेजर कैन इंक्रीज करता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो अपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करता है, ऑफ डिविडेंड पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब वो क्या कहता है कि जो एक फाइनेंस का जो फाइनेंस मैनेजर है वो अपनी शेयर की अर्निंग को जो है वो इंक्रीज़ करता है, अपने डिविडेंड पे जो पर शेयर उसे इक्विटी शेयर होल्डर को जो देता है डिविडेंड उसको भी वो इंक्रीज़ करता है, कंपनी में तो करता ही करता है, मार्केट में भी करता है। ठीक है, जब व्हेन द रेट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, जब रेट ज़्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, मतलब रिटर्न जो है वो अगर आपको पास ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम है उसकी, तो वो जो है मोर रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे वो क्या दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है। 10 दिन टर्न मैक्सिमाइज कर सकती है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ सकती है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही होता है कि हमें अपनी क्या करनी है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। लिवरेज जो है वो आपको हेल्प करती है इंक्रीज बोथ EPS एंड EBT। ठीक है, अर्निंग पर शेयर को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है और जो आपकी EBT है अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, इन दोनों को बढ़ाने के लिए लिवरेज जो है आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात इसने यही कही है कि आपका क्या होगा कि इसने ये कहा है कि लिवरेज जो है, ठीक है, लिवरेज आपकी EPS बढ़ाती है, EBT बढ़ाती है। ठीक है, वो कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या कर देती है, मैक्सिमाइज कर देती है। लिवरेज एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि डिसाइड करती है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक फर्म का, मतलब कि कहाँ से आपने पैसा रेज करना है, डेब्ट से करना है या इक्विटी से करना है, आपका एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा उसको क्या करती है, ये होता है आपके पास ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये डेब्ट हो गई, ये इक्विटी होगी। ठीक है, इस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक फर्म को डिसाइड करती है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक it is easy to determine the ratio of various securities comparison in the capital structure of a firm at it which the average cost of capital is minimum। ये यही देखती है
कि जो कॉस्ट है उनकी वो तो कम आई और जो रिटर्न है वो हमें ज़्यादा मिली। इफ़ फाइनेंशियल लिवरेज इज़ प्रेजेंट इन ए फर्म, यदि फाइनेंशियल लिवरेज प्रेजेंट है फर्म में तो ये पॉसिबल होता है इंक्रीज़ करना। आप ईपीएस इंक्रीज़ कर सकते हो बाय इंक्रीज ईबीआईटी। आप ईबीआईटी को इंक्रीज़ करके आप अपना ईपीएस इंक्रीज़ कर सकते हो। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? अर्निंग पर शेयर आप किससे निकाल सकते हो? ऑपरेटिंग लिवरेज से और फाइनेंशियल लिवरेज से, यहीं से तो आपका अर्निंग पर शेयर निकलता है ना। तो आप ईबीआईटी को इंक्रीज़ करके, ईबीआईटी को बढ़ा के आप ईपीएस को क्या कर सकते हो? इंक्रीज़ कर सकते हो। लिवरेज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग ए कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन में भी हेल्पफुल होता है। कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन किससे रिलेट करता है? इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इफ़ कंट्रीब्यूशन इज ए फर्म इज़ नॉट एबल टू मीट द फिक्स को ऑपरेटिंग कॉस्ट द बिजनेस विल सफ़र लॉस। यदि कंट्रीब्यूशन जो है अगर वो आपकी फिक्स को ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर मीट नहीं करेगा, ठीक है, आपकी फिक्स्ड जो कॉस्ट है अगर वही आपकी रिकवर नहीं होती है तो बिज़नेस जो है वो लॉस में चला जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन 1, डिग्री जो है ऑपरेटिंग लिवरेज की अगर वो ग्रेटर देन 1 है टू मेक द प्रोजेक्ट ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल, तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रॉफिट में जा रहा है। लिवरेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसिंग रिस्क को एसेस करने के लिए भी है, क्योंकि एक फर्म में रिस्क इन्वॉल्व होता है और लिवरेज क्या करता है? रिस्क से रिलेट होता है, रिस्क को ये क्या करता है? एसेस करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज जो है मेज़र करता है बिजनेस रिस्क को एक फर्म में। फाइनेंशियल लिवरेज मेज़र करता है फाइनेंशियल रिस्क को। ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या करता है? डेली के डे टू डे अफेयर्स देखता है, क्योंकि ऑपरेशन से जुड़ा होता है, बिजनेस के ऑपरेशन से, ठीक है। तो ये डे टू डे अफेयर्स को देखेगा, तो ये बिजनेस के रिस्क से रिलेट करेगा। और फाइनेंशियल लिवरेज किससे रिलेट करेगा? फाइनेंशियल रिस्क से। सो कंबाइंड लिवरेज जो है वो टोटल रिस्क हो जाएगा। किसका रिस्क? फाइनेंशियल का रिस्क हो जाएगा प्लस ऑपरेटिंग का रिस्क हो जाएगा। अगर हम लिवरेज का एनालिसिस करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलवेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जो कैपिटल की जो कॉस्ट है, कैपिटल कहाँ से? डेब्ट की है, इक्विटी की है, तो ये जो है कांस्टेंट रहेगी। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद में कॉस्ट जो होती है आपकी फाइनेंसिंग की वो जनरली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मतलब एक सर्टेन लिमिट तक तो वो क्या कहती है? एक सर्टेन लिमिट तक तो वो क्या रहती है? मतलब कांस्टेंट रहती है। उसके बाद में वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी, मतलब कुछ इस तरीके से वो कुछ यहाँ तक तो वो क्या रही है? एक कांस्टेंट रही है, बाद में वो क्या करना चाहती है? इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। द यूज़ ऑफ मोर डेप्ट, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट का यूज़ कर रहे हो, मतलब डेप्ट क्या होती है आपके पास? चीपर सोर्सेज होती हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट का यूज़ कर रहे हो तो आपका रिस्क का लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। इससे रिज़ल्ट क्या मिलेगा? जो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप शेयर होल्डर्स को जो है वो कम क्या दे पाओगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट की पेमेंट फिर ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के पास देने के लिए थोड़ा ही पैसा बचेगा, आपके पास थोड़ा प्रॉफिट बचेगा या बचेगा ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। इससे लिवरेज एनालिसिस में एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को हम कंसीडर करते हैं, वाइल इट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इसमें इग्नोर करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को तो हम इसमें कंसीडर करते हैं, जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, ठीक है। लिवरेज प्रिंसिपल एज्यूम करता है कि रिक्वायर्ड आपको एडिशनल डेब्ट कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आप रेज करोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, हाँ हायर होना चाहिए, मतलब आपका जो रिटर्न है वो आपको ज़्यादा मिलना चाहिए और जो कॉस्ट है वो आपकी कम आनी चाहिए डेब्ट कैपिटल पे। सो ये थे आपके पास इम्पोर्टेंस कि क्या क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे आता है इंडिफरेंस पॉइंट।
आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इंडिफरेंस पॉइंट से। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम इंडिफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। थैंक यू।